हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं प्रियंका जहांगीर आपका स्वागत करती हूँ स्मार्ट एफेक्ट्स की तरफ से फ्री लाइव हिंदी वेबिनार। आई होप ये आपको पसंद आएगा। शुरू करने से पहले थोड़ा हम स्मार्ट एफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। स्मार्ट एफेक्ट्स एक ब्रोकर फर्म है जो कि यूएई में 7-8 ईयर से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए। तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन, यूट्यूब एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम, एंड आप हमको यूट्यूब पर लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड बाकी डिटेल्स अदर क्वेरीज के लिए आपको चैट सेक्शन में गिवन है, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अपने क्वेरीज के लिए। तो विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं अपना लाइव वेबिनार। तो आज का टॉपिक है कि फॉरेक्स क्या है और फॉरेक्स में हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, ये सब। सो जानने के लिए फॉरेक्स क्या है, एक्चुअली फॉरेक्स बहुत ग्लोबल मार्केट है जिसमें आप जो मुद्राएं हैं, जो करेंसीज है, आप उनको सेल और बाय कर सकते हैं। सेल और बाय मतलब एक दूसरे में एक्सचेंज कर सकते हैं। सो बेसिकली मुद्राएं खेल का नाम है जो आप शॉर्ट टर्म ट्रेड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या बीच में कुछ एक के रूप में एक दूसरे के खिलाफ करेंसी खरीद और बेच सकते हैं। सो ये अगर आप बेसिकली देखें तो मुद्राएं जो एक्सचेंज करना हो गया, ये खेल की तरफ मान सकते हैं कि एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में चेंज करना, मतलब ये एक्सचेंज हमेशा चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दुबई से यूएस में जा रहे हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आएगी? सबसे पहली चीज आएगी कि आप अपने कन्वीनियंस के लिए आप दिरहम को किस में चेंज करेंगे? यूएस डॉलर में, ताकि आप आराम से यूएस में ट्रेवल कर पाए। ओके, सो वैसे ही आप क्या करेंगे जब आप वापस दुबई में आते हैं, तो आप क्या करेंगे? उस डॉलर करेंसी को आप दिरहम में चेंज करेंगे। सो बेसिकली ये क्या हो गया? एक फॉरेन एक्सचेंज हो गया जिसमें आप एक करेंसी को देकर दूसरी करेंसी खरीद रहे हैं, राइट? सो वैसे विदेशी मुद्रा व्यापार के बारे में जानने के लिए पहली बात यह है कि मुद्राओं को जोड़े में कारोबार किया जाता है। आप एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा के बिना खरीद या बेच नहीं सकते, राइट? सो अगर हमको एक करेंसी बेचनी है तो ऑब्वियसली हमको दूसरी करेंसी क्या करेंगे? हम खरीदेंगे। तो हमेशा ये क्या रहेगा? हमेशा पेयर में ही आप क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। सो एक करेंसी के लिए दूसरी करेंसी का होना जरूरी है। सो इससे हम क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। सो लाइक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो मोस्ट फेमस करेंसीज है जो आप बोल सकते हैं, जीबीपी, जापानीज येन, आपका यूरो, यूएसडी, जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है। सो व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में भाग लेने के लिए कुछ अधिक लोकप्रिय तरीके हाजिर बाजार, वायदा के माध्यम से हैं। सो जो ट्रेडर्स होते हैं वो फॉरेक्स मार्केट में किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, इसके जो सबसे ज्यादा फेमस दो जो तरीके हैं वो हो गया हाजिर बाजार, मींस स्पॉट मार्केट, और दूसरा वायदा के माध्यम से, दैट मीन फ्यूचर मार्केट। सो स्पॉट मार्केट क्या होता है? जैसे कि हमने दिरहम को डॉलर में चेंज करना है, सो एट प्रेजेंट मतलब अगर हम आज करेंगे तो आज उसका क्या रेट है, तो उस रेट के हिसाब से आप उसको क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। सो उसी वैल्यू पे, उसी रेट पे आपको क्या मिलेगा? डॉलर मिलेगा। और फ्यूचर वायदा, फ्यूचर क्या है कि जो नेक्स्ट मंथ जो आप एस्टिमेट करते हैं कि नेक्स्ट मंथ उसका क्या प्राइस रहेगा, उस प्राइस पर आप उसको बाय या सेल करते हैं। हमको किसी मतलब इसमें ट्रेड करने के लिए हम इसको कब इसको हमको बाय करना चाहिए, मतलब कब इसको बेचना चाहिए, हमें इसको कब सेल करना चाहिए, मतलब इसको कब बेचना चाहिए, और बाय करना चाहिए मतलब इसको कब खरीदना चाहिए। इसको समझने के लिए हम तीन टाइप से इसको तीन टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे, आप कह सकते हैं कि बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे आपके
इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो इस मार्केट को अफेक्ट करती है, चाहे आप इसको पॉलिटिकल बोल ले, चाहे इकोनॉमिक इफेक्ट बोले, बहुत सारी। तो हम इसको 3 भाग में इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये एक दवाई की तरह होता है कि एक हो गया लाल बोल दिया, लाल गोली बोल दिया, एक को बोल दिया हरी गोली बोल दिया, एक को बोल दिया नीली गोली बोल दिया। सो लाल गोली हम बोल देंगे कि टेक्निकल एनालिसिस, राइट। सो सेकंड हम बोल देंगे फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरा हम बोल देंगे सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है, राइट, तो वो किस चीजों पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि आप चार्ट को किस तरीके से रीड करते हैं, आपका ट्रेडिंग आप उसमें किस तरह से उसको एनालाइज करते हैं। फंडामेंटल मींस हमारे ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, नीली गोली मींस सेंटिमेंट मींस मतलब आप अपने एनालाइज के हिसाब से आप क्या सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मतलब आप सेंटिमेंट्स, अपने सेंटिमेंट्स के हिसाब से। विदेशी मुद्रा बाजार विश्लेषण के प्रकार। तो बाजार विश्लेषण के 3 मूल प्रकार हैं, तकनीकी, मौलिक और बाजार भाव। जैसा कि हमने डिस्कस किया, तकनीकी मींस टेक्निकल, मौलिक मींस फंडामेंटल और बाजार भाव मींस अपना सेंटिमेंटल। आपको कौन सा सूट करता है कि आपको किस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली ट्रेडर पर डिपेंड करता है। हर एक चीज में बैलेंस होना जरूरी है। तकनीकी विश्लेषण की हम बात करें तो तकनीकी विश्लेषण वह ढांचा है जिसमें व्यापारी मूल्य आंदोलन का अध्ययन करते हैं। तो मीन्स टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, जिसके अंदर ट्रेडर जो प्राइस मूवमेंट होती है उसका क्या करेंगे, अच्छे से एनालाइज करके, उसको अच्छे से स्टडी करके पता करते हैं कि जो करंट मार्केट है उसका जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर वो नीचे की तरफ जाएगा। ये डिपेंड करता है कंप्लीटली कि वो किस तरीके का इंडिकेटर यूज करते हैं। अगर वो ऊपर जाएगा तो वो कितने पॉइंट ऊपर जा रहा है, अगर वो नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो वो कितने पॉइंट नीचे मूवमेंट की तरफ कर रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो सब टेक्निकल एनालिसिस में आता है। यही अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, मतलब मौलिक विश्लेषण क्या होता है, यदि आप मुद्रा आपूर्ति और मांग को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों का विश्लेषण करना पसंद करते हैं तो मौलिक विश्लेषण आपके लिए है। तो मींस आप किसी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं तो उस करेंसी को भी बहुत सारी चीजें क्या कर रही होंगी, अफेक्ट कर रही होंगी। ऑब्वियस सी बात है कि वो करेंसी एक पर्टिकुलर एक कंट्री को क्या कर रही होगी, रिप्रेजेंट कर रही होगी। जैसे कि यूएस के लिए उसकी करेंसी क्या है, यूएसडी। तो यूएसडी को ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, उसको बहुत सारी चीजें हैं। यूएस का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पर सोशल क्या चल रहा है, वहां पे पॉलिटिक्स, जो आपके रीजंस है, ये सारी जो चीजें हैं उसकी इकोनॉमी, उसकी करेंसी को क्या कर रही हैं, इफेक्ट कर रही है, उसको क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। तो ये सब चीजें फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जरूरी है। जैसे कि वहां पर इन्फ्लेशन आ गया, मंदी आ गई, महंगाई आ गई, उस करेंसी की कितनी डिमांड है, उस करेंसी की कितनी सप्लाई है, ये सारी चीजें क्या करती है, उस करेंसी की ताकत को, आप बोल सकते हैं उस करेंसी के स्ट्रेंथ को क्या करती है, प्रभावित करती है, राइट, अफेक्ट करती हैं। और तीसरी है सेंटिमेंटल, क्योंकि कभी कभी ये नंबर पे नहीं होता, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमने एनालाइज किया मार्केट को, सो हमको लगता है कि इस टाइम पर इस मार्केट की मूवमेंट अपवर्ड होनी चाहिए, इस मार्केट की मूवमेंट जो है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। तो कभी कभी हम हमारे हिसाब से सेंटिमेंटल ट्रेडिंग भी करते हैं। हमको कैसे पता चलेगा कि किसी करेंसी जोड़ी की करेंसी पेयर को कब खरीदना है या कब बेचना है, हम कैसे इसको एनालाइज कर सकते हैं, हमको कैसे पता चलेगा? तो यही सारी चीजें समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। निम्नलिखित उदाहरणों में हम एक विशिष्ट मुद्रा जोड़ी को खरीदने या बेचने का निर्णय लेने में मदद करने के लिए थोड़ा मौलिक विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम किसी करेंसी पेयर को कब खरीदना या बेचना चाहिए, इसको समझने के लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस का एक एग्जाम्पल लेंगे। हम फंडामेंटल एनालिसिस से समझने की कोशिश करेंगे कि हम उसको कैसे खरीद या बेच सकते हैं। मुद्रा की आपूर्ति और मांग, मुद्रा की आपूर्ति
और मांग मीन्स आपूर्ति मीन्स आपका सप्लाई और मांग मीन्स उसकी डिमांड विभिन्न आर्थिक कारणों के कारण बदलती है। विभिन्न आर्थिक मीन्स उसकी इकोनॉमिक जो आपके फैक्टर्स है उसकी वजह से उसकी जो डिमांड और सप्लाई है वो हमेशा कम या ज्यादा या फिर आप बोल सकते हैं फ्लक्चुएट करती रहती है, जो कि मुद्रा विनिमय दरों को ऊपर नीचे चलाती है। जो मुद्रा मीन्स आपकी जो फॉरेन जो एक्सचेंज है उसकी जो रेट है वो हमेशा क्या होती रहती है, ऊपर नीचे। अगर देखिए, अगर यूएस डॉलर की जो आपकी डिमांड है अगर वो नीचे आएगी तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगी। अगर उसकी डिमांड हाई है तो वो क्या होगी, एक स्ट्रॉन्ग करेंसी हो गई, तो उसकी जो आप उसकी जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब उसकी वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है। प्रत्येक मुद्रा एक देश या क्षेत्र से संबंधित है, तो विदेशी मुद्रा मौलिक विश्लेषण देश की अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति पर केंद्रित है। जैसे कि हर एक करेंसी हर एक कंट्री से रिलेटेड है। यूएस डॉलर किससे रिलेटेड है, यूएस से। यूएस डॉलर किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यूएस के अंदर इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई कितनी है, उसके अंदर मंदी कितनी है, उस कंट्री में उसका जो इंटरनेशनल ट्रेड है बाकी कंट्रीज के साथ वो कैसा है, उसमें एम्प्लॉयमेंट रेट कैसी है, ओके, क्या उसमें आपका जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है वो किस तरीके से उसको अफेक्ट कर रहा है। ये सारी चीजें यूएस डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो एक मेजरमेंट के लिए हम यूज ले सकते हैं कि उस टाइम पे जो यूएस डॉलर की जो डिमांड है वो ज्यादा होगी या कम होगी। तो हम बता सकते हैं कि वो करेंसी स्ट्रांग है या वीक है। अगर करेंसी स्ट्रांग है तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे करेंसी अगर वीक है तो वैल्यू कम होती जाएगी। इसी को अगर हमको समझना है तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यूरो यूएसडी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमेशा जो हम ट्रेड करते हैं वो हमेशा पेयर में होता है। तो इस करेंसी पेयर में जो फर्स्ट जो करेंसी वो होगी वो हमेशा हमारी आधार करेंसी होगी, मींस बेस करेंसी होगी। क्योंकि यूरो यूएसडी में यूरो जो है वो हमारी क्या हो गई, बेस करेंसी हो गई। तो हमें जब खरीदना या बेचना होगा, मीन्स किसी करेंसी को बाय या सेल करना होगा, उस कंडीशन में यूरो हमारी क्या रहेगी, बेस करेंसी। उस कंडीशन में यूरो हमारा क्या होगा, बेस होगा। समझते हैं कि अगर हमको लगता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती रहेगी जो कि अमेरिकी डॉलर के लिए खराब है, तो आप एक बाय यूरो यूएसडी ऑर्डर निष्पादित करेंगे। हम हमारे जो एनालिसिस है उससे हमको समझ आया है कि इस वक्त अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था है, मींस अमेरिकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो क्या हो रही है, वीक हो रही है। सो वो किसके लिए किसको इम्पैक्ट करेगी, वो अमेरिकी डॉलर को इम्पैक्ट करेगी। अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर है तो मींस उस अमेरिकी डॉलर की जो डिमांड है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर अमेरिकी डॉलर अगर एक करेंसी डाउन जा रही है तो उसके बराबर में जो करेंसी है उसका जो करेंसी पेयर है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर यूएसडी की वैल्यू डाउन जा रही है तो यूरो उसकी जो साथ में करेंसी है वो कौन सी है, यूरो है, तो यूरो की वैल्यू क्या हो गई, अप हो गई। अगर यूरो की वैल्यू ज्यादा होगी, हम एनालाइज करके बता रहे हैं कि यूरो की वैल्यू अभी ज्यादा होगी, मतलब यूरो की वैल्यू बढ़ेगी, तो उस कंडीशन में मैं क्या करना पसंद करूंगी, यूरो को बाय करूंगी, ताकि जो यूरो की वैल्यू बढ़े तो मुझे प्रॉफिट हो। ऐसा करके आपने यूरो को इस उम्मीद के साथ खरीदा है कि यह यूएस डॉलर के मुकाबले बढ़ जाएगा। अगर यूएसडी की वैल्यू डाउन है तो मैंने क्या करा, यूरो को बाय करा, ताकि मुझे लग रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, अप होगी। यदि आप मानते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत है और यूरो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होगा, तो आप एक सेल यूरो यूएसडी ऑर्डर निष्पादित करेंगे। अभी अगर एनालिसिस ऐसा है कि आपको लगता है कि जो अमेरिकन इकोनॉमिक है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग हो गई है, स्ट्रॉन्ग हो गई, दैट मीन जो यूएसडी की डिमांड है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। जब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो आपकी जो करेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर एक करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है तो दूसरी करेंसी
आपको क्या होगा, फिर दूसरी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, थोड़ी डिक्रीज हो गई। तो इस कंडीशन में आप क्या सोच रहे हैं कि यूरो की वैल्यू क्या होने वाली है, डाउन होने वाली है। तो उस केस में आप यूरो यूएसडी का एक क्या करेंगे, सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। तो ऐसा करके हमने क्या करा है, यूरो को सेल किया है। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लें, यूएसडी जेपीवाई। सो इस कंडीशन में हमारी जो बेस करेंसी कौन सी हुई, यूएसडी। यूएसडी मींस यूएसडी हमारी यहाँ पर बेस करेंसी है। सो हम जो बाय और सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे वो किसके लिए होगा, यूएसडी के लिए। किसके साथ, जेपीवाई। सो इस उदाहरण में यूएस डॉलर आधार मुद्रा है और इस प्रकार खरीद बिक्री के लिए आधार है। मीन्स यूएसडी हमारे लिए बेस करेंसी है। अगर आपको लगता है कि जापानी सरकार अपने निर्यात उद्योग की मदद करने के लिए येन को कमजोर करने जा रही है, तो आप एक बाय यूएसडी जेपीवाई ऑर्डर निष्पादित करेंगे। अगर हमको लगता है कि जापानीज जो गवर्नमेंट है वो अपने निर्यात उद्योग मीन्स अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, ताकि एक्सपोर्ट उनका ज्यादा हो, तो वो क्या करेगी, अपनी करेंसी को थोड़ा सा कमजोर करेगी। तो अगर वो जेपीवाई जापानीज येन को कमजोर कर रही है, तो उसके अगेंस्ट जो हमारी यूएसडी है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अब यूएसडी जो हमारी बेस करेंसी है, यूएसडी जेपीवाई, इस करेंसी पेयर में, तो यूएसडी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हमारी बेस करेंसी की वैल्यू जब बढ़ रही है, तो हम क्या ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पर हम बाय यूएसडी जेपीवाई ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसा करके हमने अमेरिकी डॉलर को इस उम्मीद के साथ खरीदा है कि यह जापानी येन के मुकाबले बढ़ जाएगा। यदि आप मानते हैं कि जापानी निवेशक अपनी वित्तीय बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं और अपने अमेरिकी डॉलर वापस येन में परिवर्तित कर रहे हैं। सपोज कीजिए, लाइक इन सेकंड एग्जांपल, कि अगर जापानी निवेशक में से अगर जापानीज इन्वेस्टर्स उन्होंने लाइक किसी भी कारण से उन्होंने सोचा कि अमेरिकी जो फाइनेंशियल मार्केट है वहां से हम पैसा निकाल के वापस हमको येन में चेंज करना है, क्योंकि येन अभी प्रॉफिट है। तो अगर वो वहां से अपना सारा पैसा निकाल के येन में कन्वर्ट कर रहे, सो दैट मीन वहां पर जापानीज येन है उसकी डिमांड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। सो यहाँ पे जेपीवाई की डिमांड इंक्रीज हुई, दैट मीन्स इसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सो अगेन यूएसडी कहाँ हो गया, नीचे जा रहा है। सो हम क्या करेंगे, यूएसडी जेपीवाई को हम सेल ऑर्डर निष्पादित करेंगे, मतलब सेल ऑर्डर इसके अंदर एग्जीक्यूट करेंगे। अभी लॉट में ट्रेडिंग, जब आप किराने की दुकान पर जाते हैं और एक अंडा खरीदना चाहते हैं, तो आप सिर्फ एक अंडा नहीं खरीदते, वे 12 के दर्जनों या लॉट में आते हैं। जब हम ट्रेड करते हैं तो उसमें एक लॉट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी आप बाय या सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप 1 यूरो या फिर 1 यूएसडी बाय या सेल नहीं कर सकते, राइट। सो ये हमेशा क्या होता है, ग्रुप के फॉर्म में होता है। सी, आप अगर आपको बाय या सेल करना है, तो आप इसको वन लोट दैट मीन आपके पास 100,000 यूनिट होती है। सपोज अगर आपको यूएसडी को बाय करना है, आपने उसको 1 लॉट में लिया, सो 1 लॉट इक्वल टू कितना हो गया, 100,000 यूएसडी। वैसे उसको हम क्या बोलते हैं, मानक लॉट। विदेशी मुद्रा में 1 यूरो को खरीदना या बेचना उतना ही मूर्खतापूर्ण होगा, इसलिए वे आमतौर पर मुद्रा की इकाई 1000 इकाई या माइक्रो लॉट, 10,000 इकाई मिनी लॉट या 100,000 इकाई मानक लॉट के रूप में आते हैं। आपका ब्रोकर और आपका किस प्रकार का खाता है, इसलिए इस पे डिपेंड करता है। मीन्स आप 1 लॉट लेते हैं, सो दैट मीन आपने 100,000 यूनिट्स को आपने क्या किया है, बाय और सेल किया है, तो इसको हम बोलते हैं मानक लॉट। और अगर आपने 10,000 यूनिट को आपने बाय या सेल किया है, उसको हम बोलते हैं मिनी लॉट। अगर आपने 1000 इकाई मीन्स 1000 यूनिट को बाय या सेल किया है, इसको बोलते हैं माइक्रो लॉट। आप इसमें मतलब 2 लॉट 3 लॉट ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन 1 यूरो यूएसडी, लाइक 1 यूएसडी में करना, 1 यूरो करना,
ये यहाँ पे संभव नहीं है। मार्जिन ट्रेडिंग। सो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मार्जिन ट्रेडिंग को समझना बहुत जरूरी है। सो कई बार क्या होता है, हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं होता, राइट। लेकिन मेरे पास $10,000 खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, क्या मैं अभी भी व्यापार कर सकता हूँ? कई बार ऐसा होता है कि हमको ट्रेडिंग करना है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं। हमको लगता है क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास $10,000 की आपको कोई चीज खरीदनी है, लेकिन आपके पास उस वक्त सिर्फ खरीदने के लिए लेट्स से $100,000 ओनली। सो पर आपका जो आपका डीलर है वो आपको बोलता है ओके, मैं आपको 2%, जो आपका टोकन अमाउंट आप 2% या 20% पे आप इसको बुक करके आप ये खरीद सकते हैं। सो $10,000 का जो 20% है आपने उसको टोकन अमाउंट दिया। ओके, टोकन अमाउंट देने के बाद आपने उसको बुक कर लिया किस प्राइस के ऊपर? 10,000 के प्राइस के ऊपर, राइट। सो वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं जी। अगर आपके पास अभी आपके पास $100,000 हैं, सो आप उसके अंदर आप $10,000 का ट्रेड कर सकते हैं। सो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा लिवरेज के साथ। ये ब्रोकर फर्म्स आपको लिवरेज प्रोवाइड करवाते हैं। ये फॉरेक्स मार्केट की एक खूबी कह लीजिए आप, कि आपको सिर्फ आपको एक छोटा डिपॉजिट, आपको एक मार्जिन जो है वो मेंटेन करने के लिए आपके पास आपका कैपिटल होना चाहिए, और उससे आप बड़ा ट्रेड भी कर सकते हैं वो लिवरेज के साथ। सो जब जो टोकन अमाउंट है, जो टोकन अमाउंट है वो यहाँ पर क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में मार्जिन की तरह काम करता है। मार्जिन आप जिसको बोल सकते हैं वो मार्जिन है। सो जब आप उत्तोलन के साथ व्यापार करते हैं, उत्तोलन मतलब लिवरेज के साथ व्यापार करते हैं, तो आपको $10,000 अग्रिम भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय आप मार्जिन के रूप में जाने वाला एक छोटा डिपॉजिट रखेंगे। सो मार्जिन की खूबी क्या है, मतलब आपको अगर $10,000 का आपको ट्रेड करना है तो आपको एकदम से $10,000 आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मतलब आपके अकाउंट में $10,000 नहीं है उस वक्त, लाइक आपके अकाउंट में 3,000 है, 4,000, मतलब थोड़ा छोटा डिपॉजिट है, तब भी आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं। सो दैट इज वाई। सो उत्तोलन मार्जिन के लिए उपयोग किए गए वास्तविक नकदी, जो आपका ट्रेडिंग कैपिटल है, और लेन देन के आकार, जो आपका लॉट साइज है, का अनुपात है। एक्चुअल में जो आपका लिवरेज है वो क्या है, आपकी जो कैपिटल है, जो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है, और जो आपका जो लॉट साइज है, उन दोनों का रेशियो आपका लिवरेज है। उदाहरण के लिए आपका आप उदाहरण के लिए आप बोलिए 50:1 लिवरेज, जिसमें आपको 2% मार्जिन की आवश्यकता है। सो इसका मतलब कि आप 2,000 मार्जिन के साथ अगर आपको $100,000 का आपको ट्रेड करना है, तो आपके पास $2,000 का मार्जिन होना जरूरी है, जिससे आप ट्रेड कर पाए। $2,000 मार्जिन विद कैपिटल होना आपके लिए जरूरी है। सो अगर आप मुनाफा करते हैं तो ये आपकी जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसमें इजाफा करेगा, राइट। सो अगर आप विद करेक्ट स्ट्रेटेजी आपने इसको अपनाया तो आपको मुनाफा होगा। अगर आपकी स्ट्रेटेजी, अगर वहां पर आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है तो ये आपको उतना लॉस भी कर सकती है। सो इसलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना जरूरी है। फॉरेक्स में पिप क्या है? फॉरेक्स में पिप एक्चुअली दो मुद्राओं के बीच मूल्य में परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए माप की इकाई को पिप कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर यूरो यूएसडी के लिए बात करें, तो जो हम हमेशा दो करेंसी पेयर में हम ट्रेड करते हैं, उन दोनों की जो वैल्यूज हैं उस टाइम पे, उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? पिप। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे यूरो यूएसडी में हमने यूरो को सेल प्राइस क्या है, यहाँ पे 1.13528 मीन्स $1.13 52 pips and 8 tenth of the pip, एंड यहाँ पे बाय एग्जीक्यूट करने के लिए कितना चाहिए? 1.13534। यहाँ पे आपकी वैल्यू है, मतलब $1
13 सेंट्स 53 पिप्स एंड 4/10 ऑफ अ पिप। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.6। दैट मीन आपकी जो वैल्यूज है हमेशा उन दोनों की मुद्राओं के बीच की जो वैल्यू है उसका जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा? आपका पिप वैल्यू। सो विदेशी मुद्रा व्यापार में फैलाव क्या है? सो विदेशी मुद्रा दलाल आपको, विदेशी मुद्रा दलाल मतलब आपको जो फॉरेक्स, आपका जो ब्रोकर है, आपको एक मुद्रा जोड़ी के लिए, एक फॉरेक्स करेंसी पेयर के लिए आपको दो अलग अलग मूल्य उद्धृत करेंगे, बोली और पूछ मूल्य। जो आपका ब्रोकर है वो आपको करेंसी पेयर के लिए हमेशा आपको बाय प्राइस मिलेगी, एक सेल प्राइस मिलेगी। सो आपकी जो, जिसको हम बिड एंड आस्क बोलते हैं, बिड वह मूल्य है, मींस बोली वह मूल्य है जिस पर आप आधार मुद्रा को बेच सकते हैं, आप बेच सकते हैं। आस्क वह मूल्य है जिस पर आप आधार मुद्रा खरीद सकते हैं। आधार मुद्रा मींस आप जो बेस करेंसी है उसको बाय कर सकते हैं। आस्क, इन दोनों कीमतों के बीच के अंतर को स्प्रेड कहा जाता है। जो आपका बिड वैल्यू है, जो आपकी बिड प्राइस है और जो आपकी आस्क प्राइस है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका स्प्रेड होता है। आदेश दो प्रकार के होते हैं। आदेश, एक तो हो गया आपका मार्केट ऑर्डर और एक हो गया पेंडिंग ऑर्डर। आदेश मींस आप किस तरीके से अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे दो टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, एक तो अपना मार्केट ऑर्डर और एक पेंडिंग ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर आपके ब्रोकर द्वारा प्रदान की गई कीमत के खिलाफ तुरंत निष्पादित किया गया ऑर्डर। मींस मार्केट ऑर्डर जो करंट वैल्यू चल रही है मार्केट की, मार्केट ऑर्डर मींस जो करंट वैल्यू चल रही है। सपोज अगर आपको अभी आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना है, सो और जिस भी करेंसी में करना है, लेट्स से उसकी वैल्यू अभी 1710 है, 1710 उसकी वैल्यू चल रही है। सो अगर आप अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, सो वो जो इमीडिएट करते हैं वो 1710 पे ही होगा। वो क्या हो गया? मार्केट ऑर्डर। सो आप 1710 पे या तो उसको बाय कर रहे हैं या फिर 1710 पे उसको सेल कर रहे हैं। ये आपका मार्केट ऑर्डर हुआ। अभी दूसरा टाइप होता है लंबित आदेश, मींस पेंडिंग ऑर्डर्स। पेंडिंग ऑर्डर मींस अभी जो उसकी वैल्यू चल रही है, आप चाहते हैं कि मैं उसकी वैल्यू थोड़ी सी नीचे आ जाए। मींस अगर उसकी वैल्यू 1710 है, आप उसको किस पर, 1690 या फिर आप बोल दीजिए 1720, उसके ऊपर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। मतलब इन फ्यूचर, थोड़ी देर बाद, मींस इन फ्यूचर जहां पे उसकी वैल्यू पहुंचेगी वहां पे उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। अब पेंडिंग ऑर्डर्स भी हमारे क्या होते हैं? चार टाइप्स के होते हैं। एक हमारा बाय लिमिट हो गया, एक हमारा बाय स्टॉप हो गया, एक सेल लिमिट हो गया, एक सेल स्टॉप हो गया। अब ये चारों चीजें कैसे क्या काम करती हैं, हम इसको समझते हैं। बाय लिमिट मीन्स यहाँ पे जो ब्लू डॉट है ये करंट प्राइस को शो कर रहा है। बाय लिमिट मीन्स अगर आपका जो अभी मार्केट प्राइस है वो 1710 पर है, आप चाहते हैं कि ये आप अपने एनालाइज के हिसाब से आपने इसको एनालाइज करके ये अनुमान लगाया कि इसकी वैल्यू थोड़ी और नीचे जाएगी। आप चाहते हैं कि जब इसकी वैल्यू थोड़ी और नीचे जाके एक स्पेसिफिक पॉइंट पे उसको क्या करना चाहते हैं? बाय करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि थोड़ी वैल्यू और नीचे जाएगी और फिर ये ऊपर उठेगी, तो आप क्या करेंगे? उसको वहां पे बाय करेंगे। तो आप क्या कर देंगे कि सपोज 1710 पे उसकी वैल्यू है और आपको पता है या फिर आप एनालाइज कर रहे हैं या फिर आप अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो मार्केट है ये थोड़ा और नीचे जाके फिर ऊपर उठेगा। मींस 1690 पे ये जाकर वहां पे क्या होगा, उसके बाद ये फिर ऊपर उठेगा। तो आप 1690 पे बाय लिमिट प्लेस करेंगे। सो जब मार्केट की वैल्यू वहां पर पहुंचेगी तो ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब 1710 पे जब आपका मार्केट है वो एक बार 1690 मतलब नीचे जाने के बाद 1690 पे पहुंच गया, तो आपने जो बाय लिमिट दिया है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मीन्स निष्पादित हो जाएगा। वैसे ही सेल लिमिट क्या होगा? जब मार्केट नीचे आएगा, राइट? सो हमारी करंट वैल्यू 1710 है, आपको लगता है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है 1720 के आसपास, 1720 के बाद मार्केट फिर नीचे आएगा,
तो अभी करंट प्राइस क्या है 1710। 1720 जाने के बाद आपको लगता है कि वो मार्केट फिर नीचे आएगा, तो आपने 1720 के ऊपर क्या किया, आपने 1720 के ऊपर आपने सेल लिमिट लगाया। सो जब आपका मार्केट प्राइस, जब आपकी जो वैल्यू है वो कहाँ पर रीच हो जाएगी, 1720 पर रीच हो जाएगी, तो वहां पर ऑटोमेटिक आपकी जो सेल लिमिट है वो एग्जीक्यूट होकर आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा वहां पर। सो इस तरीके से बाय लिमिट और सेल लिमिट हम यूज में ले सकते हैं। और दूसरा टाइप है बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप। बाय स्टॉप और सेल स्टॉप में क्या है, स्टॉप ऑर्डर किसी ऑर्डर को तब तक क्रियान्वित होने से रोक देता है जब तक किसी कीमत स्टॉप प्राइस पर नहीं पहुंच जाती। आप एक स्टॉप ऑर्डर का उपयोग तब करेंगे जब आप कीमत के स्टॉप प्राइस तक बढ़ने के बाद ही खरीदना चाहते हैं, या स्टॉप प्राइस पर कीमत गिरने के बाद ही बेचना चाहते हैं। स्टॉप एंट्री ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जो बाजार के ऊपर खरीदने या बाजार के नीचे एक निश्चित कीमत पर बेचने के लिए दिया जाता है। अभी बाय स्टॉप क्या है, अगर आपने एनालाइज किया मार्केट को, तो 1710 के बाद मार्केट एक फिक्स पोजीशन पे नहीं है। आपको लगता है कि मार्केट अभी उठ रहा है, लेकिन एक फिक्स्ड वैल्यू के बाद मार्केट एकदम ड्रास्टिकली ऊपर जाएगा। आपने ये करा, सो 1710 के बाद आपको लगता है कि 1715 के बाद मे बी ये जिगजैग पैटर्न बनाए, लेकिन 1715 के बाद मार्केट एकदम से ऊपर उठेगा, तो आपने 1715 पर क्या डाल दिया, बाय स्टॉप। जब आपकी जो वैल्यू है वो 1750 पर पहुंचेगी, वो ऑटोमेटिक बाय जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपकी वैल्यू प्लेस हो जाएगी वहां पर। वैसे ही सेल स्टॉप, आपको लगता है कि एक निश्चित नंबर, एक सर्टेन नंबर के बाद क्या होगा, वैल्यू हमेशा नीचे जाएगी, वो आपके जो ड्रास्टिक है वो एकदम, जो आपका जो मार्केट वैल्यू है वो एकदम ड्रास्टिकली क्या होगी, डाउन होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल स्टॉप। तो आप हमने सोचा 1700 है, सो 1695 के बाद में जो वैल्यू है वो क्या होगी, एकदम से जो मार्केट वो एकदम से ड्रॉप होगी, तो हमने 1695 पे सेल स्टॉप लगाया। तो एक बार जब मार्केट वैल्यू 1695 रीच कर जाएगी, तो हमारी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, प्लेस हो जाएगी। सो हमारा जो ऑर्डर है, जो हमारे जो ट्रेड है, वो वहां पे क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस तरीके से आप बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप, बाय लिमिट एंड सेल लिमिट का हम यूज कर सकते हैं। ये सच है कि विदेशी मुद्रा बाजार 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यह पूरे दिन हमेशा सक्रिय रहता है। जब बाजार ऊपर जाता है तो आप मनी ट्रेडिंग कर सकते हो, और जब बाजार नीचे आता है तब भी आप पैसे कमा सकते हैं। हमने सुना है कि लाइक हम बहुत बार सुनते हैं कि फॉरेक्स मार्केट जो है वो 24 आवर्स खुले रहता है, जो कि ये नहीं है कि ये पूरे दिन हमेशा एक्टिवेट रहता है। एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 4 मुख्य सत्र होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। तो उस स्पेसिफिक टाइम में एक ओपन होता है, और जब वो क्लोज होता है तो दूसरा ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। मींस एक सत्र क्या करता है, जब वो ओपन होकर फिर जब क्लोज होता है तो उसके क्लोजिंग टाइम पे दूसरा मार्केट, जो हमारा जो मुख्य सत्र है, जो दूसरा मार्केट है, वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाए। तो इस तरीके से क्या होता है, ये 24 घंटे खुले रहता है। सो इसमें 4 जो मुख्य सत्र हैं, जो मेन मार्केट जो टाइम है वो काम करते हैं। जब बाजार ऊपर जाता है तब भी हम मनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और जब बाजार नीचे जाएगा, मींस बाय या सेल करके हम दोनों तरफ से प्रॉफिट कमा सकते हैं। जब तक बाजार में कोई हलचल नहीं होगी, तो आपके लिए पैसा बनाने की कोशिश करना बहुत मुश्किल होगा। जब तक मार्केट में कोई फ्लैक्चुएशन, ज्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं होगा, तब तक उसकी जो ट्रेड है, जब उसको भी समझना मुश्किल होगा, उसको एनालाइज करना मुश्किल होगा कि इसका अगला ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी, तो हम उसको अच्छे से एनालाइज करने में थोड़ी मुश्किल रहेगी। सो वहां पे प्रॉफिट कमाना भी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो हमारे 4 जो मुख्य सत्र हैं, हमारा जो सिडनी ओपन है जिसका ओपनिंग टाइम 7 AM, सिडनी क्लोज 4 PM। टोक्यो सेशन है जिसका ओपनिंग 9 AM, टोक्यो क्लोज का 6 PM। तीसरा लंदन ओपन जिसका ओपनिंग टाइम 8 AM एंड लंदन क्लोज का टाइम 5 PM। वैसे ही न्यूयॉर्क
8 AM एंड क्लोजिंग टाइम 5 PM। सो सिडनी, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क हमारे 4 मेन सत्र हैं जिससे मार्केट 24 आवर्स पूरा हमको एक्टिवेट दिखाई देता है। अब समर्थन प्रतिरोध क्या है? समर्थन और प्रतिरोध व्यापार में सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली अवधारणाओं में से एक। समर्थन मीन्स सपोर्ट एंड प्रतिरोध मीन्स रेजिस्टेंस। ये सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली, सबसे ज्यादा समझने वाली, चार्ट को समझने के लिए सबसे ज्यादा यूज में ली जाने वाली टेक्निक में से एक है। अजीब तरह से पर्याप्त है। ऐसा लगता है कि हर किसी का अपना विचार है कि आपको समर्थन और प्रतिरोध को कैसे मापना चाहिए। ये आप हर एक डिफरेंट इंडिविजुअल ट्रेडर पे ये डिपेंड करता है कि वो समर्थन और प्रतिरोध को किस किस इंडिकेटर के माध्यम से और वो कैसे इसको आप मापते हैं, इसको कैसे मेजर करते हैं। ऊपर दिए गए आरेख को देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह जिगजैग पैटर्न अपना रास्ता बना रहा है। जब कीमत ऊपर जाती है और फिर वापस खींचती है तो इसके वापस खींचे जाने से पहले पहुंचा उच्चतम बिंदु अब प्रतिरोध है। जैसा कि आपको ये चार्ट में दिख रहा है, ये एक जिगजैग मूवमेंट है, राइट। मार्केट पहले ऊपर जा रहा है, उसके बाद में नीचे आ रहा है, ये फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। सो रेजिस्टेंस क्या हो गया? रेजिस्टेंस, ये जो खुद वर्ड है इसका मतलब भी होता है किसी को रोकना, मतलब पीछे भेजना। सो आप देखेंगे जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद में मार्केट क्या हो गया? सडनली नीचे आ गया। तो जो मैक्सिमम पॉइंट था जहां तक मार्केट ऊपर पहुंचा, वो मैक्सिमम पॉइंट क्या रहेगा? अपना रेजिस्टेंस। ओके। सो प्रतिरोध स्तर इंगित करते हैं कि विक्रेताओं का अधिशेष, विक्रेता मतलब जो हमारे सेलर्स हैं, जो हमारे सेलर्स हैं, उनका अधिशेष, उनका जो सरप्लस है वो किस साइड होगा। ओके। सो जब वो ऊपर जाके नीचे आते हैं सो वो हो गया हमारा मैक्सिमम पॉइंट, क्या हो गया? रेजिस्टेंस। ओके। अभी वो जब नीचे आएगा तो एक सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक मिनिमम पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद वो सडनली क्या होगा? ऊपर जाएगा। तो जिस मिनिमम पॉइंट के ऊपर जो आपकी वैल्यू पहुंची, जो मिनिमम पॉइंट है, वो क्या कहलाएगा? आपका सपोर्ट कहलाएगा। अब ये सपोर्ट मींस, सपोर्ट पे पहुंचने के बाद मार्केट कहाँ जा रहा है? ऊपर की साइड जा रहा है। तो ये किसको इंडिकेट करेगा? ये आपके बायर्स का अधिशेष मींस उनका, खरीदारों का अधिशेष मींस उनका सरप्लस किस साइड होगा, ये इसको इंडिकेट करता है। तो जैसे जैसे ये मार्केट जिगजैग मूवमेंट, सो जो मैक्सिमम पॉइंट आएगा वो हमारा क्या हो गया? रेजिस्टेंस। और जो मिनिमम पॉइंट होता है जहां से मार्केट ऊपर उठता है, जो मिनिमम पॉइंट पहुंचने के बाद जहां पे मार्केट ऊपर पहुंचता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सपोर्ट। समर्थन स्तर इंगित करते हैं कि खरीदारों का अधिशेष कहाँ होगा। इस तरह प्रतिरोध और समर्थन लगातार बनते रहते हैं क्योंकि कीमत समय के साथ ऊपर नीचे चलती रहती है। सो ये जो जिगजैग पैटर्न है ये हमेशा बनता रहता है और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट भी क्या होते रहते हैं? हमेशा चेंज होते रहते हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो हमेशा क्या करता रहता है? फ्लक्चुएट करता रहता है। तो हमेशा एक मैक्सिमम पॉइंट और एक मिनिमम पॉइंट ये हमेशा क्रिएट करता रहता है। सो जो मैक्सिमम पॉइंट रहेगा वो हमारा रेजिस्टेंस और जो मिनिमम पॉइंट रहेगा वो हमारा सपोर्ट रहेगा। तो आज के लिए आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वायरीज हैं वो आप हमारे दिए गए नंबर पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमको मेल कर सकते हैं। सो आशा करती हूँ आप